आर्मी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल आर्मी तैयारी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आर्मी के रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, उसके लिए जो एसके की बुक है उसने 50 पेपर सेट दिए हैं। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट पहले पेपर सेट से। देखिए, ये बुक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और जो पहले के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ है कि इस बुक में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए। तो मैंने सोचा है कि मैं वो सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी। जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसमें नहीं दिए हैं और जो दिए हैं वो भी मैं करवाऊंगी। तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। इन सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जीके और जनरल साइंस से रिलेटेड जो अदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। आपको क्या करना है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और रोज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल पर सिर्फ वही लोग तैयारी करें जिनको सही में सिलेक्शन लेना है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है और आप आर्मी में सिलेक्शन लेने के लिए सीरियस नहीं हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है मेरा चैनल देख के, तो आप मत देखिए। तो जिसको तैयारी करनी है, जिसको सिलेक्शन लेना है, वो लोग ही मेरा चैनल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पेपर सेट जो है उसका भाग फर्स्ट में है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। आपको जो क्वेश्चन का आंसर आता हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते जाएं और लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिए जाते हैं, यानी ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। तो जो भी आंसर आपका है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते जाएं। तो जो ऑस्कर पुरस्कार आप सभी को पता है वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है, सिनेमा में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। देखो, इसी के जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ में कवर कर लेते हैं। तो बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा बात करें परमवीर चक्र की, परमवीर चक्र की, ये तो आप सभी को पता ही होगा, यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसके बाद बात करें भारत रत्न की, भारत रत्न की, तो सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है भारत रत्न, या फिर इसको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। तो इस टाइप के साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं वो भी आपको साथ साथ में कवर करते जाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये वित्त मंत्री भी थे, तो ये तो वित्त मंत्री थे। पी चिदम्बरम, ये भी वित्त मंत्री थे। यशवंत सिन्हा, ये भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो श्री कमलनाथ, ये वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। हाँ जी, पहले में ए ऑप्शन सही था, इसमें डी ऑप्शन सही है, श्री कमलनाथ। अब थोड़ी श्री कमलनाथ की बात भी आपको कर लेनी चाहिए। ये कौन है, तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे ये। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में जो एमपी के सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह। कौन है, शिवराज सिंह। और अभी महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो भी काफ़ी चर्चा में हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है वो भी आप लोग बता दीजिए मुझे जल्दी से कमेंट में। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र के सीएम हैं, ओके, ठीक है। तो जो श्री कमलनाथ थे ये एमपी के सीएम थे। वर्तमान में एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। तो इस तरह से जो सीएम वगैरह है ये सभी आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंडिया गेट किस शहर से संबंधित है। इंडिया गेट कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोचीन
तो इंडिया गेट तो हमें पता ही है, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके अलावा इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए ये कहाँ पे है। हाँ जी, वेरी गुड, ये मुंबई में है। कहाँ पे है ये, तो ये मुंबई में है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अभी इसके अंदर कोलकाता भी है, तो कोलकाता की भी थोड़ी बात कर लीजिए। कोलकाता है ना इसमें, तो कोलकाता की भी बात कर लीजिए। कोलकाता जो है वो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी था, तो पूर्व राजधानी है ये भारत की, कोलकाता। ओके, कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये बताइए मुझे, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, बताइए। हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स। ओके, ये 4 ऑप्शंस आपके पास। देखो, जो मिल्खा सिंह है वो नहीं समझना है आपको, यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह पूछा है। मिल्खा सिंह जिन पे मूवी भी बनी थी, जो कि धावक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह है वो तो धावक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जीव मिल्खा सिंह की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जीव मिल्खा सिंह की। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो जीव मिल्खा सिंह है वो गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, वो क्वेश्चन आता है बिलियर्ड्स खेल से, कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, या फिर एक नाम आता है गीता सेठी का। गीता सेठी जो कि इस खेल में बहुत प्रमुख है, जानी जाती हैं। तो गीता सेठी कौन से खेल से संबंधित है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, ये भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ऑप्शंस आपके पास मलयालम, पहला ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मलयालम बोली जाती है केरल में, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए 2020 में, ये जो बुक है वो पुरानी है, तो 2020 में तो अभी कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये खेलों का आयोजन नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर या जब भी ये सब सही हो जाएगा तब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो टोक्यो में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, टोक्यो में किया जाएगा, बी ऑप्शन सही है। जो टोक्यो की बात कर लेते हैं हम, राजधानी से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, अलग अलग देशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, जापान की। जापान को कौन सा देश कहा जाता है, इसको उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो वो जापान को हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से रेडी होता है, इसको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है, ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो इसके अंदर जो केरल है वो आपका सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए अभी थोड़े दिनों पहले वो हाथी को फ्रूट के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर बम मिला के खिला दिया था। केरल के अंदर ये घटना हुई थी, तो सभी लोग बोल रहे थे कि उच्चतम साक्षरता दर है, फिर भी ये ऐसा काम हो गया। मतलब जो नैतिक मूल्य हैं उनका ज़्यादा होना ज़रूरी है साक्षरता के साथ साथ। तो यहाँ से भी आप इस किस्से से याद रख सकते हैं कि केरल की साक्षरता दर क्या है, उच्चतम है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है, यानी सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कौन से राज्य की है, तो वो बिहार राज्य की है, सबसे कम साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है।
ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत की जो सेनाएं हैं उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे, मैं पूछती हूँ, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, बताइए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से रेडी होता है। अभी एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे पहले राष्ट्रपति थे भारत के, वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लें या याद कर लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये आप सभी को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो 9th क्वेश्चन है वो, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। देखिए ऑप्शंस कितने पास पास हैं, सभी में सरनेम यहाँ पे शर्मा दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से नाम याद होना चाहिए। तो जो राकेश शर्मा हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम कि प्रथम महिला जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में गई वो कौन है? प्रथम महिला कल्पना चावला हैं। भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला। और पुरुष में पूछा जाए तो राकेश शर्मा है, सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? भारत के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है इसमें श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, नितिन गडकरी, श्री नरेंद्र मोदी। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, तो बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी ये दे रखे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, आप सभी को पता है। और जो राजनाथ सिंह हैं वो पहले भारत में गृह मंत्री थे। ये बुक पुरानी है तो यहाँ पे राजनाथ सिंह नाम दिया हुआ है। तो जो राजनाथ सिंह हैं वो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री नहीं हैं, वो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वो क्या हैं? भारत के रक्षा मंत्री हैं। और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री की बात करें हम तो जो गृह मंत्री हैं भारत के वो हैं अमित शाह। वो हैं मोटा भाई अमित शाह, मैं यहाँ लिख देती हूँ अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अगर बात करें कि भारत के जो सबसे प्रथम गृह मंत्री रहे, पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से आप ये जो अदर क्वेश्चन बनते हैं इनको भी याद कर लेंगे। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है? अमित शाह हैं। ओके, ये बुक थोड़ी पुरानी है तो हो सकता है जब नया एडिशन आए तो ये लोग इसमें सही करके देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। नदी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में आ ही जाता है, तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद होने चाहिए कि कौन से नदी का उद्गम कौन से स्थान से हो रहा है। तो देखिए इसमें जो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑप्शंस है आपके पास सोन, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें से नर्मदा सही होगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी जो शायद 19 जनवरी को जो एग्ज़ाम था ना उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है इसका उद्गम स्थल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन को तो मैकमोहन लाइन, चीन लाइन, डूरंड लाइन और 17 पैरेलल लाइन।
तो इसमें आप सभी को पता है कि जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन को अलग अलग करती है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है वो किस किस देशों के मध्य है, तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है, जो सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है, तो वो रेड क्लिफ सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो आप सभी को पता है, भारत में लौह पुरुष के नाम से या आयरन मैन के नाम से या बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो सरदार पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए जो बारडोली की महिलाएं थी गुजरात में, उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की ये उपाधि दी थी, ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी, और इनको लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन इस नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो देखिए ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कोलकाता जो है, जो मैंने पहले भी बताया है कि ये पहले भारत की राजधानी हुआ करता था, उसके बाद में भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई, 1911 में स्थानांतरित हुई थी। और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे है। ये सब आपको पता ही है, ये क्वेश्चन बनते हैं तो आप नोट करते रहा करो ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है, तो आप सभी को पता है असम, या असम की जो चाय है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। असम में चाय के बहुत उद्यान भी हैं, तो ये आपको पता ही होगा, काफ़ी सी मूवीज़ वगैरह में भी दिखाए जाते हैं, तो असम इसमें सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो साइंस वाला जो पार्ट है आपका वो आ चुका है, सेकंड भाग। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 या 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि देखो जो 32 डिग्री सेल्सियस है या जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं 273 केल्विन के बराबर होते हैं। 273 केल्विन, या इसका पूरा मान अगर आप जानना चाहें तो 273.15 केल्विन भी आप इसको नोट कर सकते हो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ही बात है। ये क्या होता है, ये जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक कितना है। तो देखो ऑप्शन में आपको 100 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता ही होता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, बट आपको ये नहीं पता कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी जल का क्वथनांक होता है। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये मिल जाए आपको तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जल का गलनांक भी पूछा जाता है, जल का गलनांक, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं बता देती हूँ आपको जल का गलनांक। देखो 0 डिग्री सेल्सियस जल का गलनांक है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी क्या होता है, जल का गलनांक होता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री पैमाने पर समान माप दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो -40 डिग्री पैमाने पर ये समान माप दर्शाते हैं,
ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। पैमाने पर ये समान माप दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं ये सब आपको नोट हो जाने चाहिए और याद भी हो जाने चाहिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है? तो फीमर, रेडिस, अल्ना, ह्यूमरस। तो इसमें जो फीमर हड्डी है यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही होगा आपको। फीमर हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, तो जांघ की हड्डी या जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से भी नोट कर लें या याद कर लीजिए। और सबसे बड़ी हड्डी की बात कर ली है तो साथ में सबसे छोटी हड्डी की भी बात कीजिए कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी हड्डी होती है और कहाँ पे होती है। तो जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम है? स्टेपिज। और ये हड्डी कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन में बन सकता है। तो ये हड्डी कान के अंदर पाई जाती है, स्टेपिज हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पत्तियाँ किसके कारण हरी होती है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। तो पत्तियाँ किसके कारण हरी होती है बताइए जल्दी से। ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, हरित लवक, पानी, जाइलम और प्रकाश। तो पत्तियाँ जो है वो हरित लवक के कारण हरी होती है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो देखिए हरित लवक है इसका नाम क्लोरोफिल भी आ सकता है। क्या नाम आ सकता है? हरित लवक जो है इसका नाम क्लोरोफिल भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, हरित लवक दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नाम आया है जाइलम। पानी वगैरह, प्रकाश वगैरह ये आपको पता ही है, लेकिन जाइलम एक नाम आया है। इससे जुड़े क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है? फ्लोएम। ये दो शब्द हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो जो जाइलम जो होता है वो पौधे में जल का संवहन करता है, जल का संवहन या जल का परिवहन करता है, ठीक है, परिवहन। और जो फ्लोएम होता है वो पौधे के अंदर भोजन का संवहन या परिवहन करता है। तो फ्लोएम और जाइलम इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपको हमेशा सही करना है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, हवा और प्राकृतिक गैस। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम आया है अक्षय, तो इस नाम की बात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्षय बोल किसको रहा है। अक्षय जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्षय मतलब होता है खत्म होना और अ मतलब नहीं, जो खत्म नहीं होगा, जो खत्म नहीं होगा, जिसको कितना भी यूज़ करो जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, तो वो होता है अक्षय। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लें हम सूर्य, आप ऐसे बोल सकते हो कि सूर्य की सारी रोशनी आपने ले ली है और सूर्य ख़त्म हो गया तो सूर्य नहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही जल, हवा, ये सब जो है वो अक्षय स्रोत है, ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें हैं। तो इनके अलावा जो बाकी चीज़ें आती हैं लाइक कोयला जो है और ये क्या हो जाते हैं, जो ऊर्जा है, ऊर्जा के क्षय स्रोत हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? क्षय स्रोत हो जाएंगी। और ये सब क्या है? अक्षय स्रोत हैं। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा और प्राकृतिक गैस। इसमें पूछा है अक्षय यानी जो खत्म नहीं होगा, तो इसमें से जो हवा है वो खत्म नहीं होगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो तो है क्षय स्रोत और हवा जो है वो है अक्षय स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ जो हैं वो किसके द्वारा श्वसन करती हैं? मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे, त्वचा, गलफड़े, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़ों यानी कि गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। गलफड़ों को गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ भी आए आपको पता होना चाहिए गिल्स का भी क्या होते हैं गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसा कि आपको नाम पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम यानी कि सी, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH ही होता है और इसकी क्या आ जाएगी? ट्वाइस बैलेंस कर देंगे इसको, तो CaOH
कि होल ट्वाइस, ये किसका सूत्र हो जाएगा, आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। जो कई बार एक ये सूत्र भी पूछा जाता है कि NaOH किसका सूत्र है, NaOH किसका सूत्र है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा इसका एक स्पेशल नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि कास्टिक सोडे का सूत्र बताइए, तो कास्टिक सोडे का क्या सूत्र होता है, NaOH। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अंदर हमारा 22, अच्छा इसका ऑप्शन मैंने नहीं बताया, क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो चंद्रमा पर जाने पर जो व्यक्ति का भार, देखिए यहाँ पे भार की बात हुई है, द्रव्यमान की बात नहीं हुई है। द्रव्यमान और भार में फ़र्क होता है जिसको कई बार हम लोग समझते नहीं हैं, बट आपको फ़र्क पता होना चाहिए। द्रव्यमान जो होता है वो सभी जगह पे समान होता है। देखिए जो द्रव्यमान होता है वो सभी जगह पे क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो भार होता है, भार पर गुरुत्वाकर्षण बल या जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि जिसको आप जी बोलते हो, उस गुरुत्वीय त्वरण का इफेक्ट पड़ता है भार पर। तो जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है, इसलिए भार के मान में परिवर्तन आता जाता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वह सभी जगह पे क्या रहता है, समान रहता है। तो इसमें आपको भार की बात की है, मतलब भार क्या होगा, चेंज होगा गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से। तो चंद्रमा पर जाने पर भार क्या होगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चंद्रमा पर जाने पर भार होता है वो 1/6 रह जाता है, जितना पृथ्वी पर भार होता है उसका 1/6, यानी कि क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हम, क्वेश्चन नंबर 23, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। लोहा यानी कि आयरन, आयरन से कई लोग आई कर देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो लोहे का जो रासायनिक नाम है वो होगा Fe। क्या नाम होगा, Fe। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। फेरस या फेरिक जिसको बोल सकते हैं बैलेंसी के हिसाब से, तो Fe यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 24, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, फिर भी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे जैसे आप समुद्र की सतह से ऊपर उठते जाओगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अभी, देखिए मैं लिख देती हूँ। जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत का सुचालक कौन है इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कांच, कागज, रबर और तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। तो तांबा जो है विद्युत का सुचालक होता है। तांबा एक धातु है और धातुएं जो हैं वो सामान्यतः अधिकतर धातुएं सुचालक ही होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक ही होती हैं। एक अपवाद अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मरकरी है, जो मरकरी यानी कि पारा है, जिसको पारा कहते हो आप, जिसको आप तापमापी में यूज़ करते हो, किसमें यूज़ करते हो, तापमापी या थर्मामीटर में यूज़ करते हो, वो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का तो ये क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा पाकर ये क्या करता है, फैलता है। जैसे जैसे थर्मामीटर में को ऊष्मा मिलती है तो वो जो पारा है आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पारा होता है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो वो धातु कौन सी हो जाएगी? मरकरी यानी कि पारा। कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा या मरकरी, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? तापमापी यानी कि थर्मामीटर में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सभी आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो धातु का घनत्व जो होता है वो घटता है, कम होगा। धातु का घनत्व क्या होगा? कम होगा। देखिए, जब आप धातु को गर्म करोगे तो उसमें जो कण हैं वो क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे, तो उसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? तो रबड़ की उत्पत्ति पेड़ से होती है। तो रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? पेड़ से होती है। देखिए, रबड़ को लेकर एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि रबड़ किसका बहुलक है? रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? मैं आपको भी बता देती हूँ। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझको। तो रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास की सुई सदैव किस दिशा को दर्शाती है या किस दिशा में ठहरती है? तो कंपास की जो सुई होती है वो उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में ठहरती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। एंटीबायोटिक है कौन? पेनिसिलिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो चेचक का टीका है उसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? ऑप्शंस है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और टीन। तो लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, इनमें से जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al होता है। आपको प्रतीक चिन्ह भी याद होने चाहिए। इसकी हम एक अलग से क्लास बना देंगे ताकि आप लोग आराम से याद कर पाएँ। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है साइंस का। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो आ गया है मैथ्स का। तो जो 31 नंबर यानी कि मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा, उसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 12 3 -6, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी वो आपको बताना है। देखो, वैसे तो ये रीजनिंग जैसा सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है ज़्यादा। देखो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। तो देखो, जो 12 है यहाँ से पे 12 से 9 कम करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे 3 से अगर हम 9 कम करें तो क्या आएगा? माइनस का 6। माइनस के 6 से फिर हम 9 कम करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 15। तो माइनस का 15 ऑप्शन में है क्या? देखिए एक बार, तो बिल्कुल है। बी ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नल और एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये मान लीजिए ये नल है, 2 नल है, ठीक है। एक नल को मान लिया ए, दूसरे नल को मान लिया बी। ये जो ए नल है वो तो कितने घंटे का समय लेता है? 10 घंटे का। बी जो नल है वो कितने घंटे का समय लेता है? 15 घंटे का। साथ साथ में क्वेश्चन करते रहना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आता है नल और टंकी वाले में। तो देखो, इनका क्या करना है, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम यानी लघुत्तम समापत्ति लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा?
30 आ जाएगा। अब 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब दोनों नल को एक साथ खोल दिया है, मतलब इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना समय लेगा ये आपको बताना है, यानी ए बी दोनों एक साथ कितना समय लेंगे नल को भरने में, ये आपको बताना है। तो 30 जो टोटल था उसमें भाग किसका दे देंगे, इस टोटल का 5 का, तो कितने घंटे आ जाएंगे यहाँ पे 6 घंटे आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ऑप्शंस आ चुके होंगे आपके और मैंने भी करवा दिया है। तो 6 ऑप्शन में है क्या, देखिए बिल्कुल है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब निम्नलिखित पद को हल कीजिए। ये आपको मतलब सरल करना है, जो सरलीकरण वाला क्वेश्चन होता है उस टाइप से क्वेश्चन है। 2.9 इंटू 7.05 इंटू रूट 256 अपॉन 4 की स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पास है, कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करते जाना है। अभी आपको पता है कि अब रूट पता होने चाहिए आपको, तो जो 256 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 गुना 16, या इसका जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे कैसे लिखते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे 16। 4 की स्क्वायर आपको पता होती है क्या होती है 16, तो यहाँ पे 16 से 16 क्या हो जाए, कट जाएगा। इन दोनों को आप गुणा कर लीजिए जल्दी से, कितना होता है देखिए 544.02 यानी कि 20.445। ये यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, आप लोग भी कर लेना। तो डी ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, रूट और स्क्वायर करनी थी यहाँ पे, तो रूट और स्क्वायर करनी आपको आती होगी। अगर जिसको नहीं आती है वो मैं बता देती हूँ इसको थोड़ा सा। इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, 16 इंटू 16। जब भी यहाँ पे 2-2 के पेयर बन जाएं या 2 के जोड़े बन जाएं तो उस पे से रूट हट जाता है और वो सिर्फ संख्या एक बार आ जाती है, तो यहाँ पे इसका रूट क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्य यानी कि एलसीएम जो है वो 1134 है और महत्तम समापत्य यानी कि एचसीएफ कितना है 18 है। देखो एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए एक सूत्र बना है। क्या सूत्र होता है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुणा करते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम आपको कितना दिया है 1134, एलसीएम आपको एचसीएफ कितना दिया है 18, पहली संख्या आपको कितनी दी हुई है 162 और दूसरी संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखो ये जो 162 यहाँ पे गुणा में है, ये यहाँ पे किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे भाग में ले लेते हैं और ये किसका मान आ जाएगा हमारा सेकंड संख्या का मान यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, देखो 18 से ये 9 बार कट रहा है, इसके बाद में वापस इसको 9 से इस संख्या को काटते हैं तो कितना आता है 126। 126 ऑप्शंस में है क्या, चेक कीजिए, बिल्कुल है। हमें यहाँ पे ए ऑप्शन में 126 मिल रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये टैंक वाला सवाल था ना, नल वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देखिए अभी कर लेते हैं। एक तो कौन है ए, एक कौन है बी। ए कितने दिन में कर रहा है वो काम को 15 दिन में, बी कितने में कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, हमेशा जब दोनों का बताया जाए तो एलसीएम ले लेना है आपको। कितना हो जाएगा एलसीएम इनका 30 हो जाएगा। अब देखो 15 को डिवाइड करो 30 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। 30 को 30 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों कितने दिनों में करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब क्या पूछा है आपको यहाँ पे कि दोनों ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एलसीएम कितना है यहाँ पे आपका 30, टोटल कितना है यहाँ पे 3, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे उसको 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 10 ऑप्शन में है क्या, चेक कीजिए जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनो।
यहाँ पे आपको भिन्न दी हुई है कितनी, 2/3। इसका आपको क्या करना है, शुद्धतम अंकीय मान चुनना है, कुछ नहीं करना, मतलब आपको सिर्फ भाग देना है, 3 का भाग देना है 2 में, भाग दे सकते हैं ना, 3 का 2 में भाग दोगे कितना आएगा, 0.666, ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा, इसी तरह से आएगा। तो जब बार बार संख्या रिपीट होने लग जाए तो आपको क्या करना है कि उस संख्या के ऊपर यहाँ पे बार लगा देनी है। बार लगा देने का मतलब क्या है, संख्या बार बार में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये मिल रहा है क्या आपको ऑप्शन में, देखिए बिल्कुल मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये नहीं देखनी है कि 666, यहाँ पे ये परिमित है, मतलब कि रुक गया है 2 के बाद में, यहाँ पे 3 के बाद में रुक गया है, लेकिन आप ये करते जाएंगे तो ये लास्ट तक रुकेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगा देनी है, 6 की बार लगा देनी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीदकर 168 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, कम में खरीदकर ज़्यादा में बेचा जाए उसका मतलब हमेशा लाभ हुआ है आपको, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है आपको, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, सबसे पहले तो जो लाभ दिया हुआ है वो बट्टे में हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य। लाभ या हानि जो भी है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, आपको पता ही होगा। और प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में क्या लगा देंगे, 100। ये सूत्र याद रखने की भी जरूरत नहीं हुई, जैसे जैसे इसने बोला वो सब आपको मैंने बता दिया। लाभ है तो लाभ, प्रतिशत है तो गुणा में 100, किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे, तो बटे में क्रय मूल्य। याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया है आपको। तो लाभ कितना है जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए, 28 है तो 28। क्रय मूल्य कितना है आपका, यहाँ पे 140 में खरीदा था तो क्रय मूल्य 140, गुणा में कितना है 100, इसको काट लीजिए यहाँ पे, 14 दूनी कितना होता है 28, तो ये कितना आ गया 20% आपका लाभ आ गया। 20% ऑप्शन में है क्या, जल्दी से चेक कर लीजिए, बिल्कुल है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। घन का आयतन आपको ज्ञात करना है, घन आपको पता ही है इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का क्या होता है, घन होता है। और इसकी आपको क्या करनी है, आयतन ज्ञात करना है। इसकी भुजा की लंबाई आपको दी हुई है कितनी, 1 मीटर, भुजा कितनी दी हुई है 1 मीटर। चलिए अभी ज्ञात करते हैं। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि घन के आयतन का क्या सूत्र होता है। घन का आयतन जो होता है उसका सूत्र क्या है, आयतन जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, या घन मीटर घन सेंटीमीटर में होता है, तो क्यूब में होता है, तो याद कर लो कि भुजा की क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब। कौन से आयतन का, घन के आयतन का सूत्र हो गया भुजा की क्यूब। भुजा आपको यहाँ पे दी हुई है 1 मीटर, तो 1 की क्यूब हो जाएगा। 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 ही होती है, तो 1 मीटर क्यूब या फिर 1 घन मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये तो आपका मीटर में आया है, इसको आप सेंटीमीटर के अंदर भी कर सकते हैं और किलोमीटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं हम इसको सेंटीमीटर के अंदर करने की। किसके अंदर करने की, सेंटीमीटर के अंदर करने की। 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर है, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 100 सेंटीमीटर रख देंगे। तो यहाँ पर 100 रख दिया है हमने, और ऊपर क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो 100 की क्यूब है, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100, कितनी आ गई, देखो 0 6 आ गई, तो इसको आप 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। और ये देखिए सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया आपने, क्योंकि जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 6 घन सेमी। ओके, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी ये आपने किस में निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ इतना बेसिक से, इसको आप एक अलग तरह से भी कर सकते हैं। ये जो 100 है उस 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और ऊपर क्या रहेगा 3, तो ये सीधा ही हो जाएगा 2 तिया 6, तो 10 की पावर 6 हो गया, यानी कि सेमी क्यूब में आता है, तो सेमी क्यूब या 10 की पावर 6 घन सेमी। तो ये किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं, मैं आपको हर तरीके से बता देती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। ये सेंटीमीटर में निकाल लिया, अब इसको किलोमीटर के अंदर मैं निकालना चाहूँगी
तो 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर किलोमीटर कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 की पावर -3 किलोमीटर होते हैं 1 मीटर में, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो 1 मीटर था उस 1 मीटर की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पर 10 की पावर -3 किलोमीटर और ऊपर क्या है 3 यहाँ पे ये आएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -9, 3 क्या कितनी हो गई 9 हो गई। और किलोमीटर में है तो किलोमीटर क्यूब या फिर घन किलोमीटर, 10 की पावर -9 घन किलोमीटर। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं जैसे आपको बेटर लगे। देखिए आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई करवा देती हूँ। तो यहाँ पे 10 की पावर -9 घन किलोमीटर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ये मिले तो ये भी सही होगा, ये मिले तो ये भी सही होगा और ये मिले तो ये भी सही होगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। और देखो 10 की पावर 0 क्यूबिक मीटर, इसको सोल्व करो एक बार। ये जो ए ऑप्शन है ना इसको सोल्व करने की ट्राई करो। 10 की पावर 0 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। देखो कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर 0, इसका क्या मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब, ये हमारा 1 मीटर क्यूब आ रहा था, यानी कि ये भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वाला ये हमारा सही है। और उसके बाद में 10 की पावर -9 क्यूबिक किलोमीटर, तो ये भी हमारा सही है। यानी सभी ऑप्शन सही है। तो ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी सभी ऑप्शंस क्या हैं इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से में आ गए हम 39 में। देखिए यहाँ पे रूट दिया हुआ है और अंडर रूट के अंदर 225 अपॉन में 289 दिया हुआ है। आपको इसको सरल करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए रूट में 225 है और रूट में यहाँ पे क्या है 289। देखो रूट 225 का मान क्या होता है 15, 289 किसका रूट होता है 17 का। तो 15/17 ऑप्शन में है क्या, सॉरी आपको दिखा नहीं क्या, यहाँ पे यहाँ नीचे कर देती हूँ। 15/17 ये मान हो गया है इसका। तो ऑप्शन में है क्या चेक कीजिए। तो बिल्कुल है ऑप्शन में, देखिए 15/17 ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ साथ आप लोग निकालते रहिए, जो ऑप्शन आपके सही आते हैं वो मुझे बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है, तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा। देखिए जो मीनार है ये मान ली क्या है आपकी मीनार है, ये मान लीजिए क्या है मीनार की छाया। ये क्या कह रहा है कि जो मीनार की छाया है वो मीनार की ऊंचाई के बराबर है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हो गई बराबर। अब बात कर रहा है ये कि शिखर से मीनार के शिखर तक का उन्नयन कोण बताना है आपको। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा कोण बन जाएगा। देखो जो ऊपर की तरफ कोण बने वो तो क्या होता है उन्नयन कोण, पता ही होगा आपको, मैं बता देती हूँ एक बार। उन्नयन कोण होता है और जो ये ऊपर की तरफ बनता है और जो नीचे की तरफ बनता है वो कौन सा कोण होता है, वो होता है अवनमन कोण। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। देखो जब भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और ये कोण आपको पता चल चुका है कितना है 90 डिग्री का है, क्योंकि क्या है समकोण है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 हो चुका, मतलब ये कितने कितने के होंगे 45 डिग्री के होंगे। तो इसने पूछा है तो मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका सही होगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं वापस ही बता सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपका, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है आपको x² - 16x + 63 = 0।
ये समीकरण आपके पास, कुछ नहीं करना, बस x का मान ज्ञात करना है। अभी देखो जब भी ऐसे समीकरण आपके पास आए तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं इसके गुणांक में, यहाँ पे है 63। तो ऐसी दो संख्याएं आपके मन में सोचिए जिनको गुणा करने पर तो कितना आए, 63 आए, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, उनको प्लस करने पर कितना आए, 16 आए। तो देखिए ऐसी संख्याएं मैंने सोच ली हैं, आप भी जल्दी से सोच लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखूंगी, 9 + 7, क्योंकि 9 और 7 कितना होता है, 16, और 9 7 63 भी होता है गुणा करने पर। तो मैं 16 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9x + 7x ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 63 = 0। अभी देखो ये माइनस को आप अंदर करोगे तो ये इनके चिन्ह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये देखो ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, तो बस चिन्ह का जो प्रभाव पड़ेगा वो इन दो पर ही पड़ेगा, आगे नहीं पड़ेगा। मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ आपको, ताकि किसी को भी अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो वो अच्छे से समझ सकें। अब इन दोनों के क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x क्या आ जाएगा, कॉमन, यहाँ पे एक x बच जाएगा और 9 बच जाएगा। इसमें से देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए सबसे पहले तो, और 7 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का 7 यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का x बच जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस था तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 7 63 होता है तो 9 आ जाएगा बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आ रहे हों तब आपको क्या समझना है कि आपने सही किया है, और दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आपने गलत किया है। अब दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, x - 9, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 7 बराबर 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करने, x का मान निकालना है, तो एक बार तो x बराबर 9 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। ये दो मान आपके आ गए हैं, x का मान 9 और 7। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 9 भी है 7 भी है, तो 7 और 9 ये आंसर आ चुका है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। कितनी पारी है उसकी, 14 पारी में उसने क्या किया, 30 के औसत से रन बनाए। तो टोटल रन कितने होंगे, पहले तो ये निकाल लो जल्दी से आप, 14 पारियों का कुल रन निकालो पहले, 14 पारियों का कुल रन। जो जो बोलता है वो काम करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा। तो 14 × 30 कितना हो गया, 420 रन हो गया, 420 रन हो गया। देखो कुल रन मतलब क्या होता है, योग होता है। योग का सूत्र आपको पता होता है, क्या होता है, जो संख्या होती है और उसमें गुणा करते हैं हम औसत का, उसमें गुणा किसका करते हैं, औसत का, तो क्या आ जाता है, योग। तो संख्या कितनी है पारियों की, 14 है, उसमें गुणा किसका किया है, औसत का। औसत कितना बताया हमें इसने, 30, तो 14 और 30 को गुणा कर लिया तो टोटल रन यानी कि योग आ गया 420। अब क्या बोल रहा है आगे ये, कि अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उनका औसत कितना हो जाए, 32 हो जाए। अगली पारी यानी कि कौन सी पारी होगी, 15वीं पारी। तो 15वीं पारी में रन कितने रन बनाए हैं ये तो हमें बताना है, और औसत इसने दिया है 32। औसत कितना है, 32। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 480 रन। ठीक है, तो ये तो हो गए 15वीं पारी तक के रन, ये हो गए 14वीं पारी तक के रन। 480 में से 420 को क्या कर लो, माइनस कर लो, क्या कर लो, माइनस कर लो। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 60 रन आ जाएगा। यानी कि 15वीं पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए, 60 रन बनाए। 15वीं पारी के रन हो गए 60। ऑप्शन में है क्या, देखो जल्दी से, बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो आंसर, कोई खास बात नहीं है, सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 10 दिन में करता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको ऐसे लिखते जाओ, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे लिख लो ए और बी मिलकर यानी प्लस कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो इन दोनों का हमेशा क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया आपने, कितना आ गया यहाँ पे, 30 आ गया। अब 10 का भाग दो 30 में कितना आएगा, 3। 6 का भाग दो 30 में कितना आएगा, 5। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो एलसीएम कितना है यहाँ पे, टोटल है 30, ठीक है। बी का निकालना है, मतलब ये तो है ए और बी का,
5 और ये है सिर्फ ए का, आपको निकालना है बी का। तो पहले 5 में से क्या कर लोगे आप, 3 माइनस कर लोगे, यानी कि 30/2 कितना आ गया, 15 दिन। मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ऑप्शन में है क्या, देखो 15 दिन, बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, 15 दिन। देखो ऑप्शन साथ साथ में आप चेक करते जाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ये आपको कोई मैथ्स में संक्रिया दी हुई है जिसको आपको सरल करना है। चलो जल्दी से सरल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, मुझे जल्दी बताइए। देखो आप लोग इसको सोल्व करने लग गए, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी जब आपको यहाँ पे गुणा में 0 दिख रहा है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, 9 9 9 मानो कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, 0 आ जाए गुणा में, तो पूरी संख्या क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो 0 सही हो जाएगा। अगर बाई चांस ये मानो कि यहाँ पे 0 नहीं हो ऑप्शन में, तो आप इसको किस तरह से सोल्व करते हैं ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसी जो संक्रिया आती है वो किस तरह से सोल्व की जाती है। देखो मान लिया कि यहाँ पे क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो देखो आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 10 की पावर यहाँ पे 6 है, पर ये माइनस में है ना, वैसे तो ये जुड़ती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -6, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 की पावर 3 है, और ये क्या है, -3 है। वैसे ये जुड़ती हैं लेकिन माइनस का निशान पहले से है, तो ये हो जाएंगे। तो ये देखो 10 की पावर यहाँ पे है 6 - 6, तो 6 में से 6 गया 0। 10 की पावर यहाँ पे 3 - 3 है, तो इसमें से माइनस कर दिया, कितना है, 10 की पावर 0, और आगे ये हमारा 10 की पावर 0 पहले से चल ही रहा है, 10 की पावर 0। अब देखो किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी मान क्या होगा, 1, यहाँ पे भी मान क्या होगा, 1। 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होता है, 1। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। देखो इतना बड़ा सोल्व किया है मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप सीधा ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पे कि 10 की पावर 6 है, यहाँ पे 10 की पावर -6, ये इससे कट जाएगा। 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर -3 है, ये इससे कट जाएगा। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह आप जल्दी से भी सोल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ज़्यादा आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 45। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए। 20,000 रुपये उधार लिए उसने, मतलब मूलधन कितना है, 20,000। मूलधन कितना है, 20,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है इसने, 12%। ठीक है, तो बताओ 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, यानी कि समय कितना है, 1 वर्ष। समय कितना है, 1 वर्ष। देखो एग्ज़ाम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बार बार में, आपको बस समझ जाना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा समझाने के लिए ये सब लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको सरल ब्याज का सूत्र पता ही होता है, सरल ब्याज का सूत्र पता ही होता है। तो पहले तो आप ब्याज निकाल लीजिए, क्योंकि आपको इसने क्या पूछा है, कितनी राशि चुकानी पड़ेगी लास्ट में उसको। मतलब कि जो मूलधन था वो तो देना ही है उसको, और जो ब्याज उस पर हो गया वो ब्याज भी देना है। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन आपके पास है 20,000, लेकिन ब्याज चाहिए, तो ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वो पूरी राशि आ जाएगी जो आपको चुकानी है। ठीक है, तो सरल ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपके पास सरल ब्याज का सूत्र होता है। मूलधन कितना है आपके पास यहाँ पे 20,000, दर कितनी है 12%, समय कितना है 1 साल, बटे में कितना आ गया 100। ये इसको 2 जीरो आपने काट ली, यहाँ पे कितना आ गया 12 दूनी 24, तो 2400 रुपये आपका यहाँ पे क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, ब्याज। अब ब्याज में मूलधन जोड़ दो, मूलधन कितना था आपका 20,000 रुपये, ये जोड़ दिया आपने, मूलधन जोड़ दिया, क्या है ये, मूलधन है, क्या है ये, मूलधन। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 22,400 रुपये, 22,400 रुपये ये आपको चुकाने हैं। यानी कि जो टोटल राशि चुकानी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मिश्रधन बोलते हैं। तो ये क्या आ चुका है आपका
मिश्र धन आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करो जल्दी से, 22,400 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ये देखो डी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। तो ये 45 तक क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और मैथ का जो पार्ट है वो कवर हो गया है पूरा। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग का। रीजनिंग तो काफ़ी आसान होती है, बहुत जल्दी से हम लोग अभी कर लेंगे इसको। देखो पहला इसमें जो क्वेश्चन है उसमें श्रेणी दी हुई है और इसका नेक्स्ट पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, 2, 6, 14 और 30, इसमें ये जो पद है वो आपको ज्ञात करना है। देखो 2 और 6 में क्या संबंध है, फिर 6 14 में क्या संबंध है, 14 30 में क्या संबंध है वो हम देखेंगे। देखो 2 को 2 से गुणा करो और उसके अंदर 2 जोड़ने की ट्राई करो। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। अब 6 आ गया, 6 को फिर दुगुना करो और 2 जोड़ने की ट्राई करो। 6 दूनी 12 और 2 14, बिल्कुल सही आ रहा है। 14 को फिर 2 गुणा यानी 2 से गुणा प्लस 2 जोड़ो इसके अंदर, 14 दूनी 28 और 2 30। ऐसे ही 30 को 2 से गुणा करो और इसमें 2 जोड़ो, तो 30 दूनी 60 और 2 62। 62 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, देखो एक बार, बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, तो डी आंसर होगा। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, इसने दुगुना करके 2 जोड़ा है। क्या किया है, दुगुना करके इसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया और आगे से आगे सीरीज चलती गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47। जो क्वेश्चन में बोले वो अपने आप करते जाओ, आगे से आगे क्वेश्चन होता जाएगा। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखो इधर होती है दक्षिण दिशा, इधर होती है उत्तर, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम, ये दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब उसका मुंह किस साइड है, इस साइड है। किस साइड है, ये दक्षिण की साइड। ठीक है, अब क्या किया है इस आदमी ने, वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, देखो घड़ी की सुई की दिशा आपको पता होनी चाहिए, ये क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा होती है जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और विपरीत दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत दिशा ऐसी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये भी आपको पहले पता होना चाहिए। तो वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कहाँ पे होता है। 90, 45, ये जो बेसिक कोण होते हैं इनका मान अगर आपको पता होगा तो आप इनको जोड़ घटा करके कुछ ये जो 135 जैसी डिजिट है ये आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक वो आ गया 90 डिग्री। अब इससे और आगे जो 45 डिग्री, तो ये कोण कितने का होता है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक गया है, मतलब इस दिशा में गया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की विपरीत दिशा में। तो फिलहाल वो 135 डिग्री पर यहाँ पे है। आगे क्या बोल रहा है ये, कि उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री पर जाता है। अभी तो क्या गया, घड़ी की उल्टी दिशा में, अब गया है वो घड़ी की दिशा में, अब वो इस साइड घूमेगा। 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण आपको पता है सरल कोण होता है। 180 डिग्री का कोण क्या होता है, सरल कोण होता है। मतलब इसके आगे यही आप लाइन बढ़ा दोगे तो इस तरह से ये घूम के आएगा, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये जो पूरा कोण है 180 डिग्री का, कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। अब इसने क्या पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, और यहाँ पे कौन सी होती है, दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में उसका मुंह है। तो देखो दक्षिण और पश्चिम के बीच में या पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक ही बात है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। कौन सी दिशा में मुंह है आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, इस साइड पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ उसका मुंह है, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम में उसका मुंह हो गया। ओके, समझ गए। तो जो जो क्वेश्चन में बोलता जाए उसको वैसे वैसे सोल्व करते जाओ, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई कोड दिया हुआ है आपको, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन आगे सोल्व करना है। क्या है इस कोड में, देखते हैं अभी हम। देखो सबसे पहले लिखते जाओ जो भी कोड है, ये क्या है, DAUGHTER। ठीक है,
डॉटर है, डॉटर को इसने कैसे लिखा है, देखो ये जो TER इसका लास्ट का था ना, इसको तो इसने क्या बना दिया, यहाँ शुरू में ले आया, इसको कहाँ ले आया, ये शुरू में ले आया, और बाकी जो शब्द है उसको इसी तरह इसने रखा है। आप भी ऐसे ही कीजिए, इसको इसी तरह रख दीजिए बाकी शब्द को। तो DAUGH, इस TER को इसने स्टार्टिंग में ले लिया है, बाकी शब्द ऐसे का ऐसा। तो समझा रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, बट आपको जल्दी समझ जाना है और बार बार में इसको रिपीट नहीं करना है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में मतलब कि ये जो आपको फाइंड करना है वो वर्ड, ये वर्ड मैं लिख रही हूँ आपको, इस वर्ड को आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, वही जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं शुरू के लास्ट के, उनको हम किस में ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे, और बाकी शब्द ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा। ऑप्शन में है क्या, चेक कीजिए, बिल्कुल है, बी नंबर ऑप्शन में आपको मिल रहा है ये शब्द, देख लीजिए, UDEAPTIT, तो ये ऑप्शन आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। यहाँ पे क्या है, 5, 25, फिर 125, फिर 625 और फिर 3125। इसके आगे जो नेक्स्ट पद आएगा वो आपको फाइंड करना है। सीधा देखते ही आपको पता चल रहा है कि 5 से गुणा किया गया है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625, 625 को फिर 5 से गुणा करते हैं तो 3125, और 3125 को अगर हम 5 से गुणा करें तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। देखिए 5, 2, 6, 5, 1, यानी कि 15,625 आएगा आपका। मल्टीप्लाई कर लेना आप, 15,625 ऑप्शन में है क्या, जल्दी से चेक करो। तो बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें भी सांकेतिक भाषा में शब्द दिए गए हैं, इससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टेम्परेरी है स्टार्टिंग में, TEMPORARY, इसका संबंध इस शब्द से है, वो शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, RSAYOYM, कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग आराम से बुक में देख के भी समझ सकते हैं, बट मुझे आप सभी को समझाना है तो मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। देखो, टी को आप ई लिखना है, ई को पी लिखना है, एम को आर लिखना है, पी को एस लिखना है, ओ को ए, आर को वाई, ए को ओ, आर को वाई और वाई को एम, इस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्यूज़, तो EXCUSE, इसको इन्होंने लिखा है, देखो मैं बताती हूँ आपको, PGNVX और P। तो इन वर्ड्स में जो आपस में संबंध है उसके अकॉर्डिंग हमें जो वर्ड दिया है श्योर, इस वर्ड को हम बनाते हैं। देखिए ASSURE, इस वर्ड का कोड हमें बनाना है। तो देखो ए को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें, ओ, तो ए की जगह क्या बन जाएगा, ओ। एस जो है, एस की जगह क्या बन जाएगा, देखिए एक्स लिखना है एस की जगह, तो एस की जगह एक्स, वापस एस की जगह एक्स। यू है, यू की जगह आपको क्या लिखना है, वी, तो यू की जगह वी। आर है, आर की जगह क्या लिखना है, वाई, तो आर की जगह वाई लिखिए। ई की जगह क्या लिखना है आपको, तो ई की जगह आपको लिखना है पी, तो ई की जगह आप क्या लिख दीजिए, पी। ये वर्ड आपके पास आया है। देखिए अब ये आपको ऑप्शंस में मिलता है क्या, बिल्कुल आपको मिल रहा है। यहाँ देखो बी जो ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन में आपको ये वर्ड मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो आज हमने जो पेपर सेट फर्स्ट था एसके का, वो पेपर सेट फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक एक क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, पूरा बेसिक जो तरीका है उससे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी मैथ्स हो जाएगी, उतनी अच्छी रीजनिंग हो जाएगी। तो प्रैक्टिस से ही आप लोग ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। आगे की जो हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम 50 तक पेपर सेट पूरे करेंगे, हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका पता लग जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, बने रहें हमारे चैनल के साथ।
धन्यवाद।